मेरा नाम सानिया है। लोग मुझे तर्स भरी निगाहों से देखते हैं और हमदर्दन मुझसे मुखातिब होते हैं। मुझे इनका इस तरह से मुखातिब किए जाना पसंद नहीं है। लोग अपने मफाद के लिए मुझसे हमदर्दी जताते हैं क्योंकि मैं यतीम हूँ। ऐसा नहीं कि मैं होश संभालते ही यतीम हो गई थी और कभी भी अपने माँ बाप का लम्स महसूस नहीं किया। दरअसल जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। इनकी मौत भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। कोई समझ ही ना सका कि इनके साथ हुआ क्या था। मेरे वालिद एडवोकेट थे और ऐसे लोगों के तो हज़ार दुश्मन होते हैं। लोग कह रहे थे कि तुम्हारे वालिदैन का एक्सीडेंट हो गया है, वो इसलिए वफात पा चुके हैं, मगर मुझे किसी की बात पे यकीन नहीं था। शायद मेरे जहन में बैठ चुका था कि मेरे वालिद की मौत के पीछे किसी इंसान का हाथ है। बहरहाल इनकी मौत के बाद मैं अकेली रह गई। जब तक मेरी फुप्पो जिंदा रही तो मेरे साथ रही। हम दोनों मेरे घर में रहते थे। हमने एक गार्ड रख लिया जो हमा वक्त गेट पे मौजूद रहता, क्योंकि फुप्पो का कहना था कि जो लोग तुम्हारे माँ बाप को मरवा सकते हैं वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे। यकीनन वो तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही इक़दाम लाजमी करेंगे। फुप्पो को मेरी बहुत फिक्र थी। वो हमेशा मेरे लिए बहुत परेशान रहती, सोचती थी कि अगर उनको कुछ हो गया तो इसके बाद मेरा क्या होगा। मेरे वालिद एक ईमानदार वकील थे। उन्होंने कभी भी ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि हमेशा हक और सच का साथ दिया। इनकी इसी खूबी की वजह से वो मेरे लिए कुछ भी न छोड़ गए, सिवाय एक बंगले के जिसकी कीमत लाखों में थी। कई लोगों ने ज़बरदस्ती इस बंगले को खरीदना भी चाहा, मगर मैंने हमेशा इन लोगों के सामने डट गई और अपने माँ बाप की आखिरी निशानी को बिकने नहीं दिया। अब्बा मेरे लिए कुछ रकम छोड़ गए थे जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो रहा था। मैं नौकरी की तलाश में रोज़ मारी मारी फिरती, मगर कहीं भी बात नहीं बन रही थी। हर जगह सिफारिश की ज़रूरत थी। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। अब्बा ने काफ़ी कुछ छोड़ा था जो एक रकम की सूरत बैंक में मौजूद था। मैं सोचने लगी रकम ख़त्म हो गई तो मेरा क्या होगा। ऐसी नौबत आए, इससे अच्छा था कि मैं पहले ही नौकरी की तलाश शुरू कर दूँ, ताकि मुझे ऐसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दिन गुजरते गए, मैं तकरीबन हर जगह कहीं गई जहां मुमकिन था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मगर हर तरफ से मनफी जवाब सुनकर मैं थक चुकी थी। फुप्पो ने काफ़ी बार समझाया कि अब इस फिक्र को छोड़ दो, अपनी शादी के बारे में सोचो, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। इससे पहले कि इनको कुछ हो जाए मैं इनको समझाती रहती कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। खुदा सारे सहारे मुझसे एक साथ नहीं छीन सकता। बहरहाल ऐसे ही फुप्पो भतीजी की बहस में एक रोज़ मेरी फुप्पो इंतकाल कर गई। इनके बच्चे गैर मुल्क शिफ्ट हो चुके थे। फुप्पो मेरी खातिर वहाँ नहीं गई थी। मुझे इनकी कुर्बानी का एहसास था। जब इनके अपने इनके जनाजे में शरीक ना हो सके तो मैंने सारे फ़र्ज़ अदा किए और फुप्पो की सारी आखिरी रस्मात अदा करवाईं। इनके बच्चे कहते रह गए कि हमारा इंतज़ार करो, मगर दफनाने तक भी वो पाकिस्तान ना पहुंच सके। मुझे मालूम था कि पिछले कई सालों से वो फुप्पो को यही कह रहे थे कि वो वापस आ जाएंगे, मगर ना तो उन्होंने कभी आना था और ना ही कभी आए। फुप्पो के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा तल्ख हो गई। नौकरी के साथ साथ अब मेरी हिफाजत का भी मसला खड़ा हो चुका था। जो गार्ड हमारे घर रहा करते थे वो इंतकाल कर गए और मेरे सारे सहारे छिन गए। वरना वो जहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते थे तो मुझे भी आसानी हो जाती। अब तो हर तरफ से मुश्किलें ही नज़र आ रही थी। एक रोज़ मेरी खाला, जो मेरी माँ की ज़िंदगी में तो कभी हमारे घर ना आई, जब इन्हें इल्म हुआ कि मैं वहाँ अकेली रह रही हूँ तो वो मुझे लेने मेरे घर आ गई। मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे वालिद को मेरी इस खाला का आना पसंद नहीं था। मैं वजह तो नहीं जानती थी, बस इतना मालूम था कि वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैं जहाँ अकेली नहीं रह सकती थी, मैंने सोचा क्यों ना खाला के साथ चली जाऊँ और इस बंगले को किराए पे उठा दूँ। इस तरह हर शिकायत मामले में मुझे किसी दूसरे पे इंसार नहीं करना पड़ेगा। मैं खाला के साथ इनके घर तो आ गई, मगर जहाँ आकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। दरअसल मेरी खाला एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, मगर इनकी जेठानियों को पता चला कि वो अपनी जवान जहान भांजी को लेकर यहाँ आ रही हैं तो वो खर्चे की सोच में डर गई और खाला को मशवरा देने लगी कि इसे ना रखो, तुम्हारे जवान बच्चे हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। न जाने इन्हें किस किस्म की फिक्रें लगी हुई थी। बहरहाल इनका अंदाज इतना बुरा होता कि मैं खौफ से सहम जाती। हालांकि मेरी उम्र 25 बरस थी, कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो इनके कहे हुए अल्फाज ना समझ सकती। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि वो क्या कहना चाहती हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी,
मगर फिर वो लोग मेरे खाने पीने पे भी नज़र रखने लगे कि मैं क्या खा रही हूँ और कितना खा रही हूँ। खाला तो मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती, मगर इनकी जेठानियाँ ऐसा होने ना देती। मेरी वजह से इनमें खूब झगड़े रहने लगे थे। एक रोज़ मैंने खाला से माजरत की और अपने बंगले में वापस आ गई। जिन लोगों ने बंगला किराए पे लिया था, इनके यहाँ शादी थी, इसीलिए उन्होंने वो बंगला किराए पे लिया था। मगर जैसे इनके घर में शादी ख़त्म हुई, वो लोग यहाँ से चले गए। बंगला बंद हो चुका था। मैंने आकर इसे फिर से आबाद कर दिया और खाला को कह दिया कि कोई काबिल एतबार आदमी ढूंढ दें जो गार्ड के फ़राइज़ सारे अंजाम दे सकें। खाला ने ऐसे आदमी की तलाश शुरू कर दी जो इन्हें कहीं भी ना मिला। शुरू शुरू में डर लगता था, मगर फिर मुझे अकेले रहने की ऐसी आदत पड़ी कि मुझे फ़र्क ना पड़ता कि मैं अकेली नहीं रह रही हूँ या अपने लोगों से दूर। जैसी नौकरी मुझे चाहिए थी वैसी तो ना मिली। अब जो मेरे पास जुबैर साहब ऑफ़र कर रहे थे, मैंने चुपचाप वो नौकरी मंजूर कर ली। तनख्वाह ज़्यादा ना थी, मगर इतनी थी कि मेरे लिए काफ़ी थी। नौकरी के दौरान मेरी दोस्ती अनम से हुई, जो एक घरेलू औरत थी। इसका शोहर भी नौकरी करता था, मगर आजकल के महंगाई के दौर में एक नौकरी से कहाँ गुजारा होता था। इसीलिए अपने शोहर का हाथ बटाने के लिए वो भी कमा रही थी। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाई थी, मगर अनम की खूबियों ने मुझे बहुत मुतासर किया था, इसीलिए मैं इसकी दोस्ती के लिए इनकार न कर सकी। ऑफिस में काम के दौरान भी वो मेरा साथ देने लगी। वो हर तरह से कोशिश करती कि मेरी मुश्किलात को कम कर सके। अनम की बचपन की दोस्त सना एक बार ऑफिस आई। जब मैं इससे मिली तो पता चला कि वो अकेली एक फ्लैट में रहती है और एक ऐसी लड़की ढूंढ रही है जो इसके साथ फ्लैट में रहे और इसे किराया अदा करे, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसके वालिदैन दूसरे शहर में थे और वो नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहती थी। मैंने सोचा अकेले रहने से बेहतर है कि सना के साथ रह लूँ। वो बहुत अच्छी लड़की थी। सारा दिन वो घर ना आती क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ रहती थी। वो दो दो नौकरियां भी कर रही थी। मैं भी तो मसरूफ़ रहती थी। हम दोनों इकट्ठा खाना बनाते और साथ ही खाते। मैं नौकरी की तलाश में थी, चाहती थी कि मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाए। बंगले का किराया भी अच्छा खासा आ रहा था, मगर फिर भी मुझ पर पैसे कमाने की धुन सवार हो चुकी थी। मैं हर वक्त यही सोचती रहती। अनम और मुझसे ज़्यादा अब मेरी सना के साथ दोस्ती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। एक रोज़ इसने बताया कि इसके बास को एक ऐसी लड़की चाहिए जो इसके घर को मैनेज कर सके, क्योंकि इनके वालिद बूढ़े हो चुके थे और सारा दिन घर रहते थे। किसी हादसे ने इन्हें इतना खौफजदा कर दिया था कि वो हर वक्त कमरे में पड़े रहते। घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इब्रार कुरैशी ने सना से दरख्वास्त की थी कि कोई ऐसी जवान लड़की इनके घर में एक मैनेजर की ड्यूटी निभा सके और जितनी तरह मांगेगी वो इससे देने को तैयार हैं। बस इन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो हर चीज़ आसानी से मैनेज कर सके। जब सना ने मुझे बताया तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे ऐसी ही एक नौकरी चाहिए थी। हम जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ 12 घंटे गधों की तरह काम करना पड़ता था, मगर सैलरी सिर्फ 25,000 थी और वहाँ के बास बेइज्जती भी बहुत करते थे। वहाँ काम करते हुए मैं कई बार एहसास कमतरी का शिकार हुई। इसीलिए मैं सोच रही थी कि छोड़ दूँ, मगर घर में फारग नहीं बैठना चाहती थी। इसीलिए मैंने ये नौकरी कबूल कर ली। वहाँ कोई ख़ास इंटरव्यू नहीं था, पहले दिन ही जाकर काम करना था। मैं घर से तैयार होकर निकली। सना के पास इस हवेली का सारा पता था। मैंने अनम को भी सब कुछ बता रखा था, अगर कल को कोई मसला हो गया तो वो दोनों संभाल लें। पहले दिन में हज़ार वसवसे लिए हवेली जा पहुंची। पहले तो वहाँ की मुलाजमा ने मुझे सारी हवेली दिखाई, जो एक हद तक तो खूबसूरत होने के साथ साथ पुरस्रार भी थी। मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, मगर फिर मैं घुल मिल गई। रोज़ इतना सफ़र तय करके जाना पड़ता था। इसका हल यही था कि मैं भी इस मुलाजमा के साथ इसी हवेली में रहने लगूं। इर्द गिर्द और भी हवेलियाँ थी और लोग भी बहुत अच्छे थे, और इसरार अहमद के बारे में वो लोग अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। मुझे लगा जिनके पड़ोसी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, भला मुझे वहाँ क्या मसला होगा। मैं आराम से वहाँ रहने लगी। मैं जहाँ बहुत खुश रहने लगी थी। मेरे साथ जो मुलाजमा काम करती थी, इसका नाम शमसा था। वो बेहद अच्छी थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी। वो हालात की मारी थी, शोहर ने तलाक दे दी थी। कहीं नौकरी ना मिली तो इस हवेली में नौकरी करने लगे। इसरार अहमद सारा दिन कमरे में पड़े रहते। शमसा जाकर इनके कमरे की सफाई कराती। मैं मुलाजमीन के सर पर खड़ी घर की सारी सफाई करवाती। बस मेरा काम इतना सा था कि इसरार अहमद जब
लॉन में बैठते तो इनकी दवाइयों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी होती, और जितनी भी दवाइयाँ लिया करते थे मेरी जिम्मेदारी में शामिल था कि मैं इन्हें वक्त पर तो और कभी भी नागा ना होने दूँ। इतनी आम सी नौकरी हासिल करने के बाद मैं बहुत खुश थी। वैसे भी मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मिल रहे थे, भला मुझे और क्या चाहिए था। दिन गुजरते रहे, जहाँ रहते हुए मुझे 6 महीने हो चुके थे। कभी कभी अनम और सना मेरा हाल अहवाल पूछ लिया करती थी। काफ़ी अरसा यहाँ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद की मलकियत वो बंगला जो वो मेरे लिए छोड़ गए थे, मुझे इसे बेच देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बाहर बार बार कॉल करके मुझे धमका रहे थे और इन लोगों ने इन धमकियों को सच कर दिखाया और इस बंगले में आग लगाना चाहते थे, मगर बर वक्त पड़ोसियों की मदद से वो बंगला बच गया। मैंने इसी काम में अफियत जानी कि मैं इस बंगले को बेच दूं। मैंने बंगला बेचा तो मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ गया। वो लोग जो मुझे कॉल करके परेशान करते थे वो मुझे भूल गए। पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो चुके थे। मैं बहुत खुश थी। शमसा और मेरी दोस्ती दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही थी। इसकी कहानी मुझसे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद नहीं थी, बल्कि वो 6 बहनें थीं। इनके वालिद एक आम दिहाड़ीदार मजदूर थे। कभी दिहाड़ी लगती और कभी नहीं। ऐसे में इनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो रहा था। एक ऐसा माहौल जहाँ फाके हो रहे हों, भला वहाँ कौन रिश्ता लेकर आएगा। ऐसे में इन बहनों के भी रिश्ते ना आते थे। जो आते तो वो रंडवे और दो दो तीन तीन बच्चों के बाप होते, जो शमसा की वालदा को हरगिज़ मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी बेटियों को बिठाए रखा, यहाँ तक कि इनकी उम्रें बढ़ने लगी। तब जाकर शमसा की वालदा को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। अब जो भी रिश्ता आता वो अपनी बेटी की शादी कर देती। शमसा की शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। इसके शोहर का तलक सफ़ेद पोश घराने से था। बज़ाहिर तो रिश्ता एक तरह से माकूल था, मगर वो आदमी गुस्से का बहुत तेज़ था और पहले भी इसकी एक तलाक हो चुकी थी। वालिद जल्द अज जल्द बेटियों के फ़र्ज से सबको दोष होना चाहते थे। बस उन्होंने बगैर सोचे समझे बेटी की शादी कर ली। शादी होते ही मसले पड़ गए। इसका शौहर वैसे भी अच्छे मूड में रहता, मगर जब गुस्सा आता तो इसे पीट डालता। इन्हीं दिनों इसके वालिदैन इंतकाल कर गए तो इसे हर हाल में ये शादी निभानी थी, क्योंकि अगर वालिदैन जिंदा होते तो वो इनके पास चली जाती। मगर अब इनके जाने के बाद इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। बहनें अपने घरों में खुश थी और वो एक वजूद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए शमसा मजबूर थी कि वो इस घर में रहे। इसका शोर एक बार इस पर जुल्म और सितम के इंतहा कर देता, मगर वो आगे से एक लफ्ज़ तक न बोलती। एक रोज़ इकबाल को किसी बात पे गुस्सा आया और इसने इसे तलाक दे दी। अब शमसा इस घर में से निकाले जाने पे मजबूर हो गई। अपनी किसी सहेली के तवस्सुल से इसे हवेली का पता चला और वो यहाँ आकर रहने लगी। इसे यहाँ काम करते हुए 6 बरस हो चुके थे। वो बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, मगर नसीब खूबसूरती का मोहताज नहीं होता तो आज सबसे खूबसूरत लड़की का सबसे अच्छा नसीब होता। शमसा ने किस्मत का लिखा समझकर ये सब कबूल कर लिया और इस घर में दिन बिताने लगी जो इसका अपना नहीं था। इब्रार अहमद महीने में एक बार अपने वालिद के पास आया करते थे, वरना वो ज़्यादातर शहर वाले घर में ही रहते। मेरा शहर कौन रहता था जो मैं वहाँ जाती, इसलिए मैंने इस हवेली को ही अपना सब कुछ समझ लिया, जो गांव में तो नहीं थी, अलबत्ता इसका शुमार शहर में भी नहीं होता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रोज़ शमसा बहुत बीमार हो गई तो इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मैंने इसकी बहनों को भी इतला दी, मगर कोई भी इसकी बीमार पुरसी के लिए ना आया, सिवाय इसके एक भांजे के। वो भी शहर पेपर देने आया हुआ था। खाला को सुना तो वहीं चला आया। इसने कहा कि मैं रात खाला के पास रुक जाता हूँ, आप हवेली वापस लौट जाएं। मुझे क्या मालूम था कि हवेली में मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही है, वरना कभी ना आती और शमसा के पास रुक जाती। मगर ये किस्मत का खेल था, इसे कौन रोक सकता था। इस दिन बहुत बारिश हो रही थी। ठंड में बारिश ने खौफ पैदा किया हुआ था। ऐसे में रात के 10 बजे घर में दाखिल हुई। हर तरफ खामोशी का राज था, अलबत्ता इसरार अहमद के कमरे की बत्ती जल रही थी। अभी तक इन्हें किसी ने दवाई नहीं दी थी, इसी वजह से वो जाग रहे थे। वो नींद की 2 गोलियां लेते थे, तब जाके इन्हें नींद आया करती थी। मुझे दुख होने लगा कि मेरी गलती की वजह से ये अभी तक जाग रहे हैं, मगर मैं क्या करती। मेरे बस में भी कुछ नहीं था। शमसा की तबीयत ही ऐसी थी कि मैं इसे छोड़ के नहीं आ सकती थी। जब इसका भांजा आया तो मुझे तसल्ली हो गई और मैं जल्दी ही हवेली वापस लौट आई। कमरे में गई, अपना हुलिया तब्दील किया
منہ دھو کر اچھے سے کپڑے پہنے اور اسرار احمد کے کمرے میں چلی آئی۔ ایسا نہیں کہ میں ان کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، بلکہ انہیں الجھے حلیے اور گندگی سے نفرت تھی۔ جس میں صاف صفائی نہ ہو وہ سارے گھر کو چیک کرتے، مگر انہیں کہیں بھی دھول مٹی نظر آتی تو ملازمین کی خیر نہ ہوتی تھی۔ حویلی کے کوارٹر میں ہم دونوں رہ رہی تھی، باقی سب تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ گارڈ گیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ایسے میں دبے قدموں میں اسرار احمد کے کمرے میں پہنچ گئی، جہاں وہ راکنگ چیئر پہ جھول رہے تھے۔ میں نے ہنکار ابھرتے ہوئے کہا، انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، مگر تبھی حویلی میں لائٹ چلی گئی تو ہر طرف اندھیرا برپا ہو گیا۔ ڈر کے مارے میں 2 قدم آگے بڑھی اور اسرار احمد کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ خوف کے مارے میں اسرار احمد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ورنہ اب تک میں کبھی بھی ان کے ساتھ ایسے نہیں کھڑی تھی۔ شاید اندھیرے اور میرے اپنے قریب آنے کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ باہر بجلی کڑکی تو میری ایک دم چیخ نکل گئی۔ اسرار احمد کہنے لگے کہ میری ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، میں کینڈل نکال کر جلاتا ہوں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بظاہر تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دے رہے تھے، مگر ان کا اس طرح مجھے چھونا پسند نہیں آ رہا تھا۔ کینڈل جلانے کی بجائے انہوں نے اپنی قمیض اتار دی اور میری جانب بڑے میں ڈر گئی اور سر سر کہہ کے بلانے لگی، مگر وہ ایسے چپ ہو گئے جیسے ارد گرد کوئی نہیں۔ 7 فٹ 60 برس کے ایک بوڑھے آدمی تھے، مگر حلیے سے 50 کے لگتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ابرار احمد جو ان کا کاروبار سنبھالتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، مگر اتنا پتا کہ اس حادثے کے بعد انہوں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اکیلے کمرے میں رہتے ہوئے وہ ذہنی مریض بن گئے اور ایسی چیز کہ وہ دوائیاں کھاتے تھے۔ نہ جانے ان کی مجھ پر کب سے بری نظر تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی کا اکیلے میں فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ میں تو وہ تھی جو رات میں ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کے کمرے میں رہ جاتی تھی۔ ملازم ان کا سر دباتا رہتا اور میں پاس بیٹھی رہتی، کیونکہ میری یہی ڈیوٹی تھی کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ اگر وہ انسان میرے بارے میں اتنا غلط سوچ رہا تھا، مجھے افسوس ہونے لگا۔ اسے دھکا مارنے کے بعد میں خود ٹیبل کے نیچے چھپ گئی اور رونے لگی۔ میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اسرار احمد کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اسی لیے میں جہاں بیٹھی تھی وہیں چھپ گئی اور بجلی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ جب میری نظر اسرار احمد پر پڑی تو میں جلدی سے ٹیبل سے نکلی اور ان کی طرف دوڑی۔ ان کا سر بیڈ کے کونے سے لگ چکا تھا اور بہت خون بہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایسے میں بغیر سوچے سمجھے میں نے ابرار احمد کو فون ملا دیا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً حویلی پہنچ گئے۔ انہیں آنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ تب تک میں وہیں بیٹھ کے روتی رہی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے۔ ابرار احمد اپنے ساتھ پولیس کو بھی لائے تھے۔ انہوں نے کارروائی کی مسلسل مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ میں نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے، مگر میں نے خود کو بچایا تھا۔ وہ میری طرف غلط نیت سے بڑھے تھے اور میں نے اسی سے تو انہیں روکا تھا۔ اگر مجھ جیسی لاوارث لڑکی کی بھی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں پولیس والوں سے مدد مانگتی رہی، مگر وہ میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دن گزرتے رہے۔ مجھے جیل میں یہ 6واں دن تھا۔ اس روز جب شمسا حواس باختہ ہو کر چلی آئی، اسے کہیں سے میرے بارے میں علم ہوا تھا۔ وہ اپنی بیماری بھول کر میری رہائی کے بارے میں سوچنے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے خلاف زبردستی کے ثبوت بنا دیے گئے تھے۔ مجھے ابرار احمد جیسے پڑھے لکھے شخص پر غصہ آ رہا تھا، جو انصاف کی بجائے مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ میں بہت روئی، پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑائی کہ میں ایسی نہیں ہوں، مگر وہ لوگ میری کہاں سننے والے تھے۔ شمسا نے وکیل کا انتظام کیا۔ جب عدالت میں مجھے پیش کیا گیا تو میں روتی رہ گئی۔ اپنے حق میں بولنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وکیل میرا دفاع کرتا رہا، جبکہ ثبوت نہ ہونے کے باعث جج نے فیصلہ سنانا چاہا۔ حال کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کسی کو انتظار تھا کہ آخر جج کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ وکیل آخری کوشش کر کے تھک گئے، مگر مخالف سمت بھی کوئی عام انسان نہیں تھا جو اپنے والد کو انصاف نہ دلواتا۔ اگر وہ حق جان لیتا تو اسے اپنے والد سے ہی نفرت ہو جاتی، مگر وہاں تو وہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ جج فیصلہ سناتے،
कमरे में एक आवाज़ गूंजी, रुकिए जज साहब, मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। मैंने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, मेरे वालिद के दोस्त रहीम शेराजी थे। इनकी और मेरे वालिद की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वो अपने बच्चों के साथ सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे, मगर जब इन्हें मेरे बारे में इल्म हुआ तो वो वहाँ पहुँच गए और मुझे बचाने की आखिरी कोशिश करने लगे। सारे हाल में सन्नाटा छा गया। जज ने भी कलम को नीचे रख दिया और चचा रहीम की जानब देखने लगे, जिनके चेहरे पर सर्द तासरात थे। वो जल्दी से आगे बढ़े और जज साहब को एक फ्लैश दी। फ्लैश में जो वीडियो थी इसे देखते ही जज चौंक गए और मुखालिफ वकील को देखने लगे। मुखालिफ वकील भी खौफजदा हो चुका था। इसके माथे पे नन्हे नन्हे पसीने के कतरे थे। तभी ये फैसला सुना दिया गया कि मैं बेकसूर हूँ, जबकि इब्रार अहमद ने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था। मुझे अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं रोते हुए चचा रहीम के गले लग गई। वो मुझे अपने घर ले आए। इनकी जोजा भी हमारे साथ थी। अपने वक्तों की वो एक माहिर वकील थी। इन दोनों ने ही मेरे लिए सबूत ढूंढे थे। अगर वो ना होते तो शायद मुझे एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिलती जो मैंने कभी की ही नहीं था। घर पहुंचने पर ही मैं चचा से पूछने लगी कि आपने जज को क्या दिखाया और इसने अचानक फैसला क्यों बदल दिया। चचा रहीम कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मगर इससे पहले कि तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी चचा कहने लगे कि तुम्हारे वालिद की वफ़ात पर मेरी मुलाकात इनके ड्राइवर से हुई। वो कहने लगे कि मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि मैं आज ड्यूटी पे ना हूँ। पहले तो मैं जाग गया था क्योंकि वो नंबर अनजान था। इसी वक्त मेरी बीवी के पेट में दर्द होने लगा। कोई जल्द ही इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्को थी। मैं बगैर तहकीक की अस्पताल आ गया। यहाँ आया तो मुझे वकील साहब की कॉल आने लगी कि आज क्यों नहीं आए। पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर कहा कि बीवी की डिलीवरी है, इस वजह से नहीं आ सका। वो कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। वो दोनों घर से निकले तब तुम्हारा बाप एक केस लड़ रहा था जिसका मुखालिफ कोई और नहीं, इसरार अहमद था। इसरार अहमद ने जो फूड फैक्ट्री खोली थी इसमें मिलावट का काम हो रहा था, बल्कि इसकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी इन सब में मिलावट का काम हो रहा था। इस बात से पर्दा तुम्हारे बाप ने उठाया था। दरअसल केस तो किसी और सिलसिले में था। इस फैक्ट्री में एक आदमी की जान गई थी, मगर इसकी लाश इसके घर वालों को नहीं मिली, जिसकी वजह से मजदूर एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने इसरार अहमद पर केस कर दिया, क्योंकि पुलिस को कार्रवाई से रोकने वाले भी वही थे। मजदूर इसलिए भी बौखलाए हुए थे कि इन्हें अपनी नौकरी की परवाह नहीं थी, इन्हें तो बस इंसाफ चाहिए था। जब इसरार अहमद को पता चला कि तुम्हारे वाले तमाम हकाइक से आगाह हो चुके हैं तो उन्होंने इसे चुप करवाने के लिए बहुत बड़ी रकम ऑफर की, मगर तुम्हारे वालिद कहाँ मानने वाले थे। इसरार अहमद भी इन्हें मजबूर करते रहे। जब तुम्हारे वालिद ने कहा नहीं माना तो इन्हें मरवा दिया गया। जब से तुम्हारे वालिद फौत हुए हैं मैं इसी केस पर काम कर रहा हूँ। मुझे इसरार अहमद के खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके हैं, मगर आखिर में वो तुम्हारे हाथों मारा गया। तुम बेगुनाह थी। वहाँ जो मुझे सीसीटीवी फुटेज मिली है और जो वॉइस रिकॉर्डिंग वसूल हुई है, इसमें साफ जाहिर है कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारी इज्जत तार तार कर देना चाहता था, मगर बर वक्त तुम बच गई। जब चचा रहीम ने मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई। पहले ही मुझे लगता था कि मेरे वालिद एक कुदरती मौत नहीं मरे, बल्कि इन्हें मारा गया है, किसी ने इन पर हमला करवाया है, मगर ये बात कोई मानता नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ गया तो हर कोई अफसोस कर रहा था। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। चचा ने मुझे सबूत भी दिखाए। रबिया आंटी मुझे तसल्ली देती रही, मगर मुझे तो अपने वालिदैन पूरे तरीके से याद आ रहे थे। सारा दिन रोते रोते गुजर गए। आंटी रबिया मुझे जिस कमरे में छोड़ गई थी मैं सारा दिन वहीं पड़ी रही। शाम के वक्त वो मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अब तुम भी सऊदी अरब जा रही हो। हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। पहले ही तुम लोगों के इतने दुश्मन हैं, अब इन्हें मौका नहीं दे सकते कि वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाए। यहाँ रहते हुए फुरकान कुरैशी तुम्हारे केस लड़ेंगे, और वो भी इब्रार अहमद के खिलाफ, क्योंकि वो इस बुरे धंधे में अपने वालिद के साथ दे रहा था। इसरार अहमद ने अपनी सियासत के दौर में बहुत से ऐसे काम करवाए थे जो इन्हें फांसी के फंदे तक ले जाते, मगर वो बच गए। आंटी की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तभी वो कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है, अगर तुम इजाज़त दो तो।
आंटी ने बहुत धीमे से लहजे में पूछा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, रो मत, आज से तुम मेरी बेटी हो और कभी ये मत समझना कि तुम्हारी माँ मर गई है। जो भी बात हो मुझसे कहना। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा और फिर कहने लगी, हमने फैसला किया है कि अपने बेटे शहीर की शादी तुमसे कर दें। तुम हमारे साथ सऊदी अरब चलो। अगर तुम्हें शहीर ठीक लगे तो हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा। उन्होंने इतने प्यार से बात की कि मैं जज्बाती हो गई और इन्हें कह दिया कि जो वो फैसला करे मुझे मंजूर है। मुझे इन पर भरोसा है। बचपन से इनके घर आना जाना था और शहीर को तो मैं खुद जानती थी कि वो कितना अच्छा था। मैं अंकल आंटी के साथ 2 महीने बाद सऊदी अरब आ गई। शहीर बहुत अच्छे शोहर साबित हुए। उन्होंने मेरा हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं अपना भयानक माजी भी भूल गई जिसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी।